नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2017 में जब लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी और कई दूसरे सीनियर नेताओं के नाम चल रहे थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, पद के लिए, तब पूरे देश को चौंकाया था नरेंद्र मोदी ने। वो लेकर के आए थे रामनाथ कोविंद साहब को। और रामनाथ कोविंद को तब तक कोई खास जानता नहीं था। हाँ, वो एक राज्य के राज्यपाल थे, पर कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं थे जिसकी अपेक्षा आम तौर पर देशवासी भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों की जो बड़ी जमात है वो भी करती है। क्योंकि अतीत में तो अगर हम देखें तो बहुत बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े चेहरे राष्ट्रपति बनते रहे हैं, बनाए जाते रहे हैं। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी लाए थे एक दलित चेहरे को, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक गांव के परौंख के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में बड़े हुए और फिर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में वकालत की उन्होंने। तमाम उनके बायोडाटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि उन्होंने काम कितना किया हुआ था। और दानवीर इतने बड़े कि गांव का जो अपना घर था, जो जगह थी, वो सामुदायिक कार्यों के लिए दान कर दी थी। अब रामनाथ कोविंद साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगले राष्ट्रपति के चयन का समय आ गया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगभग सभी दलों के नेताओं प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे, एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एक कॉमन चेहरा हो जिसको सब सपोर्ट करें और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया जाए। आखिर राष्ट्रपति पद की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, एक स्थान है, एक संवैधानिक प्रमुख का पद है, तीनों सेनाओं के कमांडर कहलाए जाते हैं। लेकिन सहमति नहीं बनी और विपक्ष पहले तो शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, बीच में गोपाल कृष्ण गांधी और लास्ट में यशवंत सिन्हा को ढूंढ करके लाए। अब यशवंत सिन्हा कौन है? चंद्रशेखर सरकार में भी वित्त मंत्री रहे, अटल जी की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी काम किया, आईएएस रहे हैं। लेकिन अगर हाल के वर्षों में अगर आप देखें, इनकी विशेषता जानने की कोशिश करें तो सिवाय मोदी को और मोदी सरकार को कोसने के, गाली देने के, इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। मोदी ने अपनी पहली सरकार में इनके बेटे को वित्त राज्य मंत्री बनाया था। इसके बावजूद पूरे 5 साल तक ये अरुण शौरी के साथ मिलकर के, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मिलकर के, एक दो और चेहरे थे उनके साथ मिलकर के एक गुट बना करके मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के टूल बने रहे और हमले करते रहे। ना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई फर्क पड़ना था, ना भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ना था, क्योंकि लोग भी समझ चुके हैं कि इनकी वक़्त क्या है, हैसियत क्या है, औकात क्या है। लेकिन यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से ममता बनर्जी, कांग्रेस, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये पूरी जमात लेकर के आई है विपक्ष के
राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर फिर एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि इन लोगों की आखिर सोच क्या है। एक तरफ यशवंत सिन्हा जो प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, आप उनको राष्ट्रपति बना करके क्या करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? राष्ट्रपति की भूमिका क्या केंद्र सरकार को गालियां देने की होगी, या ममता बनर्जी जो जगदीप धनखड़ उन पर तमाम तरह के अंकुश लगा करके रखते हैं, निरंकुश नहीं होने देते, उसका बदला राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा को बना करके लेना चाहती हैं? ये सबको पता है, विपक्ष को भी पता है, इन सारे नेताओं को भी पता है कि विपक्ष के पास इतने वोट नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना राष्ट्रपति चुन सकें। फिर यशवंत सिन्हा ही एक चेहरा मिला था क्या इनको? एक तरफ ये यशवंत सिन्हा को लेकर के आ रहे हैं, जिनके कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी, इन लोगों की सोच पर तरस भी आएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेतृत्व है, जो 2017 की तरह इस बार भी एक ऐसे ही चेहरे को ढूंढ करके लाए हैं, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू 64 साल की आयु है। जब भारतीय जनता पार्टी का नवीन पटनायक के साथ गठबंधन था, तब कुछ समय के लिए ये उनकी सरकार में मंत्री भी रही और 2 बार वहां से विधायक चुनी गई। बहुत ही साधारण सिंपल नेचर की लेडी हैं, आदिवासी हैं, जनजाति वर्ग से आती हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे तो वो 64 साल करीब करीब 3-4 महीने के थे, लेकिन जब ये राष्ट्रपति पद संभालेंगी तब ये 64 साल 1 महीना 1.5 महीने की होंगी, क्योंकि 20 जून को इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है और 21 जून को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। बहुत जमीन से जुड़ी रही हैं, 1997 में पार्षद भी रही हैं, 2004 तक, 2002 से 2004 तक उड़ीसा में मंत्री रही हैं, 2007 में सर्वश्रेष्ठ एमएलए होने का इनको पुरस्कार मिला था। 2015 में पहली महिला, आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी झारखंड की और अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया उन्होंने वहां पर। दूसरे, नरेंद्र मोदी जब भी फैसले लेते हैं बहुत सोच समझ करके लेते हैं। 2017 में दलित को बनाया तो पूरे दलित वर्ग में एक मैसेज गया उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में इसका लाभ मिला है। इसके अलावा जो दलित, जिसमें एक भटकाव दिखाई देता था, एक राज्य में किसी पार्टी के साथ दूसरी राज्य में दूसरी पार्टी के साथ, उसमें एक रूपता आई, उसमें आत्मविश्वास डेवलप हुआ कि हमको भी इस देश में सर्वोच्च पद पर बैठाया जा सकता है। इस बार एक आदिवासी महिला को लेकर के आए हैं। पहली बात महिला, दूसरी बार इस देश की राष्ट्रपति महिला बनेगी। 2007 में प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने बनाया था। अब वो तो खैर सवर्ण थी, लेकिन अब एक आदिवासी को प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और पहली बार होगा इस देश में कि आदिवासी और जनजाति वर्ग से कोई राष्ट्रपति बनेगा। आप
अंदाजा लगाइए कि एक पूरी बेल्ट है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और कई राज्यों में हैं। इस जाति में, इस वर्ग में कितना सकारात्मक मैसेज भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मैंने ये बात इसलिए कही है कि ये भी रामनाथ कोविंद की तरह कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं रही हैं और ऐसे वर्ग से आती हैं जिसकी हमेशा एक तरीके से उपेक्षा होती रही है राजनीतिक जमातों के द्वारा। उपेक्षा नहीं होती तो अब से पहले कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन गया होता, नहीं बना। तो नरेंद्र मोदी की खासियत ही ये है कि वो जो आम वर्ग है, आम आदमी है, जो वंचित वर्ग है, जो गरीब जिसको समझा जाता है और किनारे पर लगाए हुए जो लोग हैं, उनको सामने लेकर के आ रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। और 2014 का जब वो प्रधानमंत्री चुने गए थे एनडीए के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सेंट्रल हॉल का उनका भाषण निकाल करके जरा सुनिए। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, गरीबों के लिए काम करने वाली और उनके लिए ही समर्पित और संकल्पित सरकार होगी। और ये उन्होंने करके भी दिखाया है। जो अलग-अलग योजनाएं हैं, उनको गैस सिलेंडर देना, बिजली के कनेक्शन देना, जनधन खाते खुलवाना, तमाम कल्याणकारी योजनाओं का पैसा उन खातों में सीधे पहुंचाना, दलाली बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उनके यहाँ शौचालय बनवाना, तमाम इतने काम किए हैं और उसका फायदा उनकी पार्टी को भी अलग-अलग राज्यों में लगातार मिल रहा है। और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो क्यों शिकस्त पा रही हैं, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, वो इसलिए कि इनकी कोई सोच ही नहीं होती है जब ये फैसले लेते हैं। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से विपक्षी दलों को, ममता बनर्जी को, कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, शरद पवार को क्या फायदा मिलने वाला है, या फारूक अब्दुल्ला को क्या फायदा मिलने वाला है? ऐसे कौन से ऐसे वर्ग से आते हैं ये कि उस वर्ग में ये कोई बहुत बढ़िया संकेत देना जा रहे हैं। एक लंबा दौर गुजरा है जब कांग्रेस सत्ता में रही है, लंबे समय तक सत्ता में रही है, क्योंकि तब तक उसके साथ एक तो ब्राह्मण, एक दलित, एक अल्पसंख्यक, ये ठुक्कर थे, साथ थे इनके। तो इनके वोट के बल पर कांग्रेस सत्ता में बनी रही। अब ये धीरे धीरे सब खिसक गए हैं, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, उसका सुपड़ा साफ हो गया है। तो क्या कांग्रेस का नेतृत्व विपक्षी दलों की बैठक में इस तरह की राय व्यक्त नहीं कर सकता था, या इस तरह का प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश नहीं कर सकता था कि भाई आप ऐसे वर्गों को आगे लेकर के आइए, उन वर्गों को जोड़ने की, सम्मान देने की जरूरत है जिनकी उपेक्षा होती रही है। जिस एक मैं टिप्पणी पढ़ रहा था, बड़ी मजेदार टिप्पणी थी, उसमें लिखा गया था कि ये लोग जहां विपक्ष की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी जी की सोच शुरू होती है। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना करके सभी को उलझा भी दिया और पूरी दुनिया को बता भी दिया कि एक गरीब परिवार की आदिवासी महिला भी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति हो सकती हैं। बहुत सारे मैसेज इधर आए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने इनको राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। डॉक्टर अजय आलोक ने लिखा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए समस्त एनडीए परिवार और नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। ये भारत के विविधता का परिचायक है और आदिवासी समाज के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। बहुत सारी टिप्पणियां जो हैं वो
आ रही हैं और उनमें अलग-अलग लोगों ने, जैसे खुद द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, अभी मोदी जी का जो ट्वीट आया था वो तो मैं आपको दिखाऊँगा ही, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने एक मैसेज किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की जो जो ट्वीट है एएनआई का, उन्होंने कहा है कि एनडीए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू व्हाइल स्पीकिंग टू एएनआई सेड, आई एम सरप्राइज, आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इट, आई एम थैंकफुल, डू नॉट विश टू स्पीक मच। ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, पर मैं सरप्राइज हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो मैसेज किया है वो बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने कहा है कि खास तौर से जो गरीब वंचित परिवार से आते हैं उनको एक तरीके से संबल देने वाली, सशक्त करने वाली और उनके उनकी एक प्रेरणा स्रोत रही द्रौपदी मुर्मू जो है वो अगर राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो इस पूरे वर्ग में, पूरे समाज में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाने वाला है। और एक आदित्य राज कोल का भी ट्वीट है, बहुत ही उन्होंने एक सकारात्मक इसको कदम बताया है और दुनिया में भी इससे जो मैसेज जाने वाला है। एक और ट्वीट पर मेरी नज़र पड़ी थी, अखिलेश शर्मा जो एनडीटीवी से हैं, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल होगा पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन ना करना। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कांग्रेस विधायकों के सामने भी यही दुविधा रहने वाली है। एक तरफ तो द्रौपदी मुर्मू के लिए ये विचार हैं लोगों के, और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जो बदजुबान भी हैं, बददिमाग भी हैं, जो गाली गलौज की भाषा में पेश आते हैं। ऐसे चेहरे को अगर विपक्ष राष्ट्रपति पद के लिए अपना चेहरा बना रहा है तो आप जरा अंदाजा लगाइए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या काम किया भाई, द्रौपदी मुर्मू ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं तो सरप्राइज हूँ, मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ और संविधान के अनुसार मैं काम करूँगी अगर ये सेवा का मौका मिलता है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने क्या किया, उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति कहा कि मैं ग्रेटफुल हूँ जो उन्होंने मुझे ऑनर दिया है। मतलब वो केवल टीएमसी के नेता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो बाकी का विपक्ष है उसके प्रति नहीं। और देखिए, अभी 19 जून को ही इन्होंने क्या ट्वीट किया था, इन्होंने कहा था कि ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट है मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, करूंगा, और इंडिया वुड नॉट हैव वॉन द वार विद पाकिस्तान इन 1971 बट फॉर अग्निवीर्स। और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि साहब इनका नाम जो है मोदी वीर कर दीजिए। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है विपक्ष की तरफ से कि आप राष्ट्रपति भवन में ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं जो जा नहीं रहा है, क्योंकि इतने अंक ही नहीं है, इतने नंबर ही नहीं है विपक्ष के पास कि जो ये राष्ट्रपति चुने जा सकें। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री पर इस तरीके से अटैक करता हो और सेना के जवानों की जो भर्ती शुरू होने वाली है उसको लेकर के भी इतने निचले स्तर की टिप्पणियां कर रहा हो। मैं आपको एक और ट्वीट दिखा दूं क्या इनका, थोड़ा असमंजस में हूं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, जरा ये देखिए।
इन्होंने कुछ लिखा डीजल पेट्रोल के बारे में, और तो एक किसान का बेटा है, उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी, कहना क्या चाहते हो? हुँ? तो नीचे ज़रा इनकी टिप्पणी पढ़िए, इन्होंने क्या इनको जवाब दिया है। यशवंत सिन्हा की टिप्पणी है ये, कि तुम ये हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना रहे हो, तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि उनका सोचने-समझने का लेवल क्या है? वो देश को क्या संकेत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी किस तरह का संकेत और संदेश दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।